हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि जो हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते सर्टेनली। अगर पोजीशन सर्टेन है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी। हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था, उससे पहले हम देखते हैं बोहर का काम। बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रॉन की नेचर पार्टिकल टाइप की है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम प्रिसाइजली फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसने जो एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो फ्लैट थे। फ्लैट स्ट्रक्चर दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इस तरह का जो फ्लैट स्ट्रक्चर था जो हम ये बनाते हैं इस तरह का। जबकि इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है और वो कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन और इस तरह से स्ट्रक्चर, इसके बजाय इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसका बोहर का था। और इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है और उसकी लोकेशन को हम प्रिसाइजली बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, ये कहना था बोहर का। जबकि एक और साइंटिस्ट जो है डी ब्रोगली, उन्होंने ड्यूल नेचर का बताया कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर है, यानी पार्टिकल भी और वेव लाइक भी। तो पार्टिकल नेचर और वेव लाइक नेचर, ड्यूल नेचर के बेस पर हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया उसमें उसने कहा कि हम एक ही वक्त में दो चीजों को मालूम नहीं कर सकते। अगर हम एक श्योरली सर्टेनली बता रहे हैं तो दूसरी अनसर्टेन हो जाएगी। और अनसर्टेनिटीज अगर हम लेंगे दोनों की, तो जैसे ये डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स जो है, ये हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। डेल एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाएगी किसके? वो हो जाएगी मैक्स प्लैंक के कांस्टेंट। तो ये है मैक्स प्लैंक की थ्योरी से हेल्प लेकर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। इसमें इसने जो है ये बात की कि इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए ये सोचना भी गलत होगा कि इलेक्ट्रॉन कभी रेस्ट में हो सकता है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी ज़ीरो हो सकती है या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम प्रिसाइजली बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही वक्त में बताना मुमकिन नहीं होगा। और बल्कि ये कहेंगे कि ये सब सोचना भी मुमकिन नहीं होगा, बल्कि गलत होगा। अगर हम इसको सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं कि हम ये कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इट कुड बी एट रेस्ट और इट्स एनर्जी कुड बी जीरो और इट्स पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली। हाइजेनबर्ग ने रिजेक्ट कर दिया था बोहर का कॉन्सेप्ट सर्कुलर ऑर्बिट का। अब आप इसमें याद रखिए कि किस साइंटिस्ट ने किसका काम जो है उसको आगे किया या किसका काम रिजेक्ट किया। अब बताइए कि हाइजेनबर्ग ने किसका काम रिजेक्ट किया था? बोहर का, ठीक है। बोहर का जो कॉन्सेप्ट था सर्कुलर ऑर्बिट वाला वो। अब ये बताइए कि बोहर ने किसका काम रिजेक्ट किया था? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड। बोहर ने रदरफोर्ड और मैक्सवेल का भी। मैक्सवेल ने दी थी थ्योरी के रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के बेस पर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल पाथ होना चाहिए। तो स्पाइरल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसने दिया था? मैक्सवेल ने। उसको रिजेक्ट किसने किया था? बोहर ने। याद रहेगा यस मैक्सवेल यस। का। मैक्सवेल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? स्पाइरल इलेक्ट्रॉन पाथ स्पाइरल वाला। पाथ। और वो स्पाइरल पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्ट कैसे हुआ? जब बोहर ने रेडियस मालूम किया तो उस बेस पर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मैक्सवेल ने किसके बेस पर दिया था? रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट बेस पर। रदरफोर्ड ने किसका जो है रिजेक्ट किया था कॉन्सेप्ट?
बताइए नौफिल, थॉमस Thompson. थॉमसन। यस, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसको रिजेक्ट किया Yes, था। sir. प्लम पुडिंग कंसेप्ट जो था, वाटरमेलन कंसेप्ट था थॉमसन का, उसको रिजेक्ट किया था रदरफोर्ड ने। तो इस तरह से ये आपको इसका पूरा सीक्वेंस बनाना होगा कि पहले कौन सा कॉन्सेप्ट था, उसके बाद किसने दिया, उसके बाद किसने दिया। इस तरह से आप सबके जो है कॉन्सेप्ट्स को आप ये याद करते जाएंगे और फिर आपको जो है पता चलता जाएगा किसने क्या दिया और पहला किसका था, उसके बाद किसका, उसके बाद कैसे सीक्वेंस बनता जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। Yes, sir. अब ये देखिए, एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल से पहले कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ऑर्बिटल्स, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electrons is maximum। वो एरियाज, वो जगह इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के इम्कानात मैक्सिमम हो, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? Schrodinger. जी, 1926 में। 6. तो ये जो है कॉन्सेप्ट था इसका। और इसके बाद फिर आपके जहन में आता है कि ऑर्बिटल्स ये क्या है। तो ये देखिए कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। ये के एल एम एन जो है एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। DF. इन एस पी डी एफ, इन सब एनर्जी लेवल्स के अंदर फिर होते हैं ऑर्बिटल्स। वो ऑर्बिटल्स कौन से? जिनको हम कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड Degenerate. ऑर्बिटल्स Orientation. मीन्स के जैसे पी ऑर्बिटल जो है वो पी एक्स पी वाई पी जेड में डिवाइड होता है, Yes, sir. और डी ऑर्बिटल जो है वो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इस तरह से जो है सब डिवाइड हो जाता है 5 में, और एफ जो है वो 7 में डिवाइड हो जाता है। तो ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से मिलता है हमें। श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वेव मैकेनिक्स वाली, वहां से मिलता है। अब एनर्जी लेवल्स क्या हैं जिनको हम के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं? ये बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। एनर्जी लेवल्स जो बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n की वैल्यू 1 है तो k होगा, n की वैल्यू 2 है तो l होगा, n की वैल्यू 3 है तो इस तरह से ये 1 2 3 4 के एल एम एन। न्यूक्लियस के जो करीब तरीन होगा, जो सबसे करीब होगा, वो के शेल होगा, और उसके बाद वाला जो शेल होगा वो कौन सा होगा? के के बाद L. वाला एल शेल होगा। उसके बाद वाला जो होगा वो कौन सा होगा? M. एम शेल होगा। एम शेल के बाद वाला कौन सा होगा? N. एन शेल होगा। तो ये के से स्टार्ट करने की क्या वजह थी? के से क्यों स्टार्ट किया उन्होंने? ए बी सी से क्योंकि स्टार्ट क्यों सर नहीं किया? यूरोपियन लैंग्वेज में केक का मतलब होता है मतलब क्लोजेस्ट, इस वजह से। वेरी गुड। के बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो वही सेम वर्ड्स हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। इसलिए Yes. कुछ जो लैंग्वेजेस वहाँ पर के फॉर क्लोजेस्ट के हिसाब से उन्होंने जो करीब तरीन है न्यूक्लियस के, उसको के से डिनोट किया। उसके बाद फिर जो है ये आगे आते हैं के एल एम एन, वो आगे चलते चले जाते हैं बढ़ाते। तो जो करीब तरीन है उसकी वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और जितना सर क्लोज होगा बोहर न्यूक्लियस। सर बोहर की थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई थी ना, तो सर ये जो है एनर्जी लेवल से ये भी तो बोहर के। जी बिल्कुल सही कि बोहर की जो थ्योरी थी वो तो रिजेक्ट हो गई थी। फिर हम ये एनर्जी लेवल से, बोहर की थ्योरी इस हद तक रिजेक्ट हुई थी कि ये जो जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये रिजेक्ट हुई थी। ये शायद आपको बैकग्राउंड में ये फिगर नजर आ रही होगी शायद, ये वाली। इसमें ये बताया है कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट के साथ ये एक एक डेफिनेट एरिया आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यानी एक सीधी लाइन नहीं, ये एक पूरा एरिया आ रहा है।
और ये किस तरह से आ रहा है, यहाँ पर सब एनर्जी लेवल्स भी हो सकते हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं कि सब एनर्जी लेवल्स किस तरह से मिलेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये 1 2 3 4 दी हुई ये वैल्यू, इस वाली फिगर में देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जो बताया है ये के एल एम एन, और उसके अंदर फिर एस पी डी एफ जो दिए हुए, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एक सब लेवल होगा, एन की वैल्यू 2 है तो 2 सब लेवल होंगे, 3 है तो 3 सब लेवल होंगे, 4 है तो 4 सब लेवल होंगे, और इस तरह से फिर आगे चलते चलते जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक 4 सब लेवल्स तक ही है। अब हम देखते हैं कि बोहर की थ्योरी जो थी उसमें सिर्फ इस हद तक बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होगा फिक्स एनर्जी के साथ। लेकिन जब हमने देखा, जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जीमन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट से, जीमन्स इफेक्ट का मतलब कि जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, स्टार्क इफेक्ट का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो देखा कि यहाँ पर जो ये जो इनके बीच का स्पेस है, जो ट्रांजिशन है, यहाँ पर एक बिल्कुल बारीक लाइन स्ट्रक्चर मिल गया, क्लोज लाइन स्ट्रक्चर मिल गया, करीब करीब बारीक बारीक लाइंस का फाइन स्ट्रक्चर मिल गया। वो जो फाइन स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पर, उस फाइन स्ट्रक्चर को देखा गया कि वहाँ पर लाइंस जो थी उनकी अलग अलग टाइप थी। तो कुछ लाइंस थी शार्प, कुछ थी प्रिंसिपल, कुछ थी Simple. डिफ्यूज लाइंस थी, और कुछ फंडामेंटल लाइंस थी। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, इसके बेस पर उन्होंने इसको एस पी टी एफ से डिनोट किया। वो जो लाइन Wait. कहा जा रहा है कि वो लाइंस कुछ इस तरह की थी जिसको हम कहते हैं कि कहीं डबलेट, कहीं ट्रिपलेट, कहीं क्वार्टलेट, इस तरह से जो है वो लाइंस। सर डबलेट मीन्स 2 लाइंस, ट्रिपलेट मीन्स 3 लाइंस, 3. क्वार्टलेट 4 लाइंस, इस तरह से। यस लाइबा। सर ये डी ब्रॉगली ने हेजनबर्ग का प्रिंसिपल था वो रिजेक्ट किया था। नहीं, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को हेजनबर्ग ने कंटिन्यू किया था। डी ब्रोगली ने अच्छा बोहर का कॉन्सेप्ट जो था उसमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है। डी ब्रोगली ने कहा था कि पार्टिकल नेचर नहीं, ये रखता है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक की, दोनों तरह की नेचर। और सर जीवन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड थी और जी स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है। अब हम इसी फिगर को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हम इस फिगर को देखते हैं, और फिर जो है हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये फिगर चेंज होकर कैसे आ जाती है। ये आपको यहाँ दिया हुआ है कि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल दिया हुआ है, कि इसकी स्टेटमेंट दी हुई है कि हम प्रिसाइजली मालूम नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों को। तो ये था कंसेप्ट। उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया हुआ इसको कि इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली देन मोर अनसर्टेन बिकम द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पर देखिए जो भी आपसे बात की कि यहाँ पर ये रही लाइन नीचे, हाइजेनबर्ग ने प्रपोज किया था अनसर्टेन प्रिंसिपल किसके बेस पर, ड्यूअल ड्यूअल बिहेवियर नेचर, ड्यूअल बिहेवियर। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ड्यूअल बिहेवियर, डी बिहेवियर द डी डी ब्रोगली ब्रोगली ने दिया था। डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को इसने कंटिन्यू किया था। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट बराबर हो जाएगी मैक्स प्लैंक के कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। हम चलते हैं और आगे, और हम देखते हैं ये एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स। ये देखिए ये कौन सा है, के, जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, ये एल, ये एम हो गया, और ये हो गया एन। अब जब के शेल को हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एस है, और एल को देखते हैं तो उसमें एस और पी दोनों हैं, और उसके बाद हम देखते हैं एम को, तो एम में हमारे पास आ जाते हैं कौन से, ये आ जाते हैं 3s 3p, और यहाँ 3d आएगा, ये 3d है, ये s आ गया और प्लस में 3d है, ये जो कि ऊपर चला जाता है 3d, जबकि जो एन शेल है उसका 4s नीचे आ जाता है,
ये एनर्जी के हिसाब से ये दिया हुआ है ना, जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कि एन एनर्जी लेवल जो है उसका सब एनर्जी लेवल जो 4s है उसकी एनर्जी m वाले 3d से कम है। इसीलिए आफ्टर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s पहले फिल होगा, उसके बाद 3d फिल होगा। समझ आ रहे हैं? ये जो है हमारे पास के शेल है, तो के न्यूक्लियस के करीब करीब है क्योंकि उसका नंबर 1 है, उसमें सिर्फ एस आ रहा है। और उसके बाद फिर के बाद क्या आएगा, एल, फिर एम, उसके बाद फिर एन, और यही यहाँ पर भी दिए हुए हैं। इसमें ये जो बताया है ये सारा बताया है एनर्जी के बारे में कि किसकी कितनी एनर्जी है, उसके हिसाब से बताया है। ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ ये करेक्शन कर लेंगे ना, ये फिगर अगर शेयर करेंगे तो ये करेक्शन कर लेंगे आप, ये वाली करेक्शन। यस यहाँ सर पर कर क्या Yes, आएगा, लेंगे। sir. यहाँ पर क्या आएगा, So डी 3D. 3D। ये करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि इस पिक्चर में हम करेक्शन नहीं कर सकेंगे। ऐसी की पिक्चर आपके पास आएगी तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो जी आगे चलते हैं। आगे ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद होते हैं इसमें। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो उस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है। ये हमारे पास है के शेल, और के शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s ऑर्बिटल। सेकेंड है ये वाला, ये एल शेल है। एल शेल में हमारे पास ये देखिए अंदर की तरफ को ये एस है और ये बाहर उसके पी है। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स, और पी वाले इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा इसका, और तीसरा पेयर ये रहा। तो कितने हो गए, 3 पेयर हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन पी में और 2 हो गए एस में। इस तरह से फिर ये शो किया है कि एल के बाद एम, उसके बाद फिर एन, इनको शो किया है। एम में 1 2 3 यानी ये अंदर वाला एस है, फिर पी है, फिर डी है, और एन जो है इसमें एस पी डी एफ ये आ गए हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं उनको भी शो किया है, और उसके बाद ये भी बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज हैं। लेकिन ये प्लेट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, प्लेट स्ट्रक्चर। प्लेट स्ट्रक्चर एक्चुअल होता नहीं है, ये समझाने के लिए दिया है। ये स्ट्रक्चर, इसको प्लेट से हटा देंगे आप और इसको कैसा बना देंगे, इसको आप इस तरह से बना देंगे तो ये 3 डायमेंशन हो जाएगा, ये प्लेट से हट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा इसमें, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो समझाने के लिए ये बेस्ट है, लेकिन वैसे ये ऐसा होता है। तो इसके बाद फिर हम इसी को लेकर आगे चलते हैं। ये ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स पर आ गए हैं। अब आते हैं हम क्वांटम नंबर्स पर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उनको एक्सप्लेन करते हैं। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स में करते हैं कि किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा याद रखिएगा। यस यस सर प्लीज आस्क जिनमें क्वेश्चन। सर जिनमें 4S पहले फिल हो जाएगा उनमें एम शेल से पहले फिल हो जाएगा। कंप्लीट नहीं फिल होगा, कंप्लीट फिल होगा, सिर्फ 4s पहले फिल होगा, उसके बाद फिर 3d आएगा, और यह क्लियर होगा आफ्टर प्रिंसिपल में। जब हम आफ्टर प्रिंसिपल कर रहे होंगे तो उसमें ही आपको ठीक है? आगे चल के ये क्लियर हो जाएगा। इससे अगला टॉपिक जो हमारा आएगा उसमें हम तो जी माइक बंद करवा दें, तो बहुत शोर हो रहा है। हाँ, किसी एक माइक से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। सही ऊपर वाली बात बता दे, शोर की वजह से समझ नहीं आई। ऊपर वाली बात दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऊपर वाली बात ये वाली, सर ये ये जो वाली, लिखा हुआ है ना नीचे, ये तो आगे ये सर ये इधर आपने है कुछ बताया था। क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं, वो डिजिट्स हैं
जो इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है एटम के अंदर। तो वो 4 क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि 4 क्वांटम नंबर्स को डिटेल से बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स में, ये बताते हैं। ठीक, अब इसी को हम करते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर्स कैसे हैं, किस तरह से है, वो हम यहाँ बताते हैं इनको। ये देखिए, सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं उसके लिए, एन। और n की जो वैल्यूज हैं वो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जीरो नहीं आएगा इसमें, ये वैल्यूज हैं। किस तरह से, ये भी हमने देखा था कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होगा वो, उसमें n की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद वाले में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और उसके बाद वाले में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर हम दूर जाते जाएंगे और n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और n की वैल्यू इंक्रीज होने से एटम का साइज इंक्रीज होगा और एटम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पर सबसे कम एनर्जी, उसके उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी और उससे ज़्यादा एनर्जी। तो जितना दूर जाता जाएगा उतनी, जितनी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी और ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या प्रॉपर्टी है, ऑर्बिटल साइज और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ये शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप क्लियर सर हो गया होगा। जी जी। सर एटम तो 90% स्पेस होता है ना, तो सर शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे डिराइव? बात समझ नहीं आई, थोड़ा लाउडली बोले। सर एटम तो 90% स्पेस होता है ना, तो सर ऑर्बिटल्स कैसे प्रेजेंट? अच्छा, ये देखिए, ये जो है न्यूक्लियस जो कि मोस्ट डेंसर है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये वो रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये ऑर्बिटल्स कुछ भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और बाकी सारी जगह खाली है। ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता है जो हमने लाइन बनाई है। जैसे अगर जहाज जो है वो ट्रेवल कर रहा है, उड़ रहा है, हवा में जहाज उड़ रहा है, तो जहाज के लिए हम ये तो नहीं करेंगे उसके लिए हवा में रोड बनाते हैं हम, रोड तो नहीं बनाएंगे ना। रोड किसके लिए बनाते हैं हम, वो हम बनाते हैं नीचे जो ट्रैफिक चलती है उसके लिए। तो ये जो जहाज के लिए जो रास्ता बना हुआ है जिस पर वो मूव करता रहेगा, सपोज कि अगर वो सर्किल में मूव कर रहा है तो हम सर्किल में ऐसे बना देंगे। तो ये सारी जगह खाली जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये लाइनें हम बनाते हैं, चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं। तो ये तो हम लाइन बना रहे हैं, ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये खाली जगह है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये बाकी जगह खाली है। फिर इस तरह से ये दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इनके इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अलग अलग एक्सिस पर आ गए। इस तरह से फिर ये है, तो ऐसे होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ये सोचे कि हमारे पास जो है वो ये लाइंस के हिसाब से ये रोड्स है। ये रोड्स नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ये हवा में चलने वाला जहाज है। तो जब ये जो है इस तरह से मूव करके चला जाएगा तो दूसरा फिर ये यहाँ से यूं भी जा सकता है, ऐसे इस तरह से होगा। तो ये है वो खाली स्पेस या वो खाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जो 90% खाली जगह है। तो वो इज इट क्लियर। सर सर ये प्रिंसिपल दोबारा बता दें। जी, सर जो आपने बताया था एन के बाद वो बता दें, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। नहीं आयशा, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप कौन सी वाली बात पूछ रहे हैं। सर आप प्रिंसिपल बढ़ा रहे थे ना, नंबर एन पॉजिटिव जी इंटीजर्स पर जी आए जी थे और जी। आप कुछ बनाकर समझा रहे थे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वहां से दोबारा बता दें प्लीज। ये बता रहे थे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास ये एनर्जी लेवल्स या शेल्स हैं। एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज और एनर्जी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इससे। जितनी आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे
उतना साइज और एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो एन की वैल्यू बढ़ाएंगे, साइज एज वेल एज एनर्जी दोनों इंक्रीज होते जाएंगे, ये बताया है। इज इट क्लियर? यस सर। सर चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिट का साइज पता चलेगा ना? जी हाँ, यहाँ ऑर्बिटल लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑर्बिट का साइज पता चलेगा। ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ओके सर। ये पिक्चर हमने बनाई नहीं है, बल्कि ली है, तो इसलिए नेट से ली है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जब इंटरनेट पे आप देखते हैं ना, आपको लगता है कि इंटरनेट पे तो कुछ और है और सर ने कुछ और बताया, तो इंटरनेट की मिस्टेक्स पता चलती हैं कि यहाँ पर ये मिस्टेक हुई हुई है। तो इस तरह से भी पीछे भी आपको एक मिस्टेक बताई, यहाँ पर भी मिस्टेक है। लेकिन बुक में तो ऑर्बिटल ही लिखा हुआ है। नहीं, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट्स का होगा वो। बुक में भी लिखा है, तो बुक में भी हम इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स को जब हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो ऑर्बिट्स आएगा, क्योंकि के एल एम एन की बताता है ये एस पी डी एफ को नहीं बताता, ये के एल एम एन को बताता है। तो ऑर्बिट्स जो है वो के एल एम एन है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एस पी डी एफ हो जाते हैं। वो बताता है ये सेकेंड नंबर वाला जो जिसको हम सब्सिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। लेकिन बुक में ये लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, तो जब कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हमारे पास ऑर्बिट्स भी आ जाएंगे, उसमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, उसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी आ जाएगी। क्लियर? चले आगे। सर ठीक है, तो ये जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम को आप क्या पढ़ेंगे? ये क्या नाम होगा आपके पास? हमारी टेक्स्ट बुक में क्या नाम दिया हुआ है? एजीमुथल या सब्सिडियरी। एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं? दिस इज एल, एल से डिनोट करते हैं। एल। और इसके नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, 0 to n-1, 0 से लेकर n-1। हाउ? कैसे? अगर आपके पास n की वैल्यू जो है वो 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है, तो वो किसके लिए होगी? वो होगी k शेल के लिए। ये तो क्लियर है ना? बिल्कुल आपको पता है। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी, तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 0 जीरो n-1 के हिसाब से। और 0 किसके लिए होगी? s के लिए, s के लिए होगी। इज इट क्लियर? अगर n की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास होगी 2, n इज इक्वल टू 2 है, तो वो 2 किसके लिए आ रहा है? l शेल के लिए। के लिए और ये l के लिए आ रहा है, l। और ये हमारे पास एजीमुथल की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 वन और 1 1, जीरो 0 और 1। 0 किसके लिए? s के लिए। एस और 1 किसके लिए? पी के लिए। पी p के के लिए पी के लिए इसी तरह से अगर हमारे पास है n इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो कौन सा शेल हो जाएगा? एनर्जी लेवल कौन सा हो जाएगा? एम। एम m हो जाएगा। एनर्जी M लेवल हो गया। तो इसको अगर हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को, तो एजीमुथल क्वांटम वैल्यू क्या हो 0 जाएंगी? 1 2 जीरो वन टू सर 1 2, वेरी गुड। 0 1 और ये 0 टू 1 2। 0 वैल्यू किसके लिए होगी? एस एस s के लिए। 1 वैल्यू किसके लिए होगी? पी पी के लिए के लिए होगी। और 2 वैल्यू किसके लिए होगी? डी डी के लिए b या d? डी 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 के लिए होगी। और अगर n की वैल्यू हमारे पास है 4, n की वैल्यू 4 है, तो वो किसके लिए होगा? एन एन के लिए n सर के लिए होगा। और n एनर्जी लेवल अगर है, तो उसमें सब लेवल्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे? 0 जीरो 1 2 वन टू थ्री 0 1 वन टू थ्री 2 और 3। यानी इसमें हमारे पास जो है अप टू n-1 तक चलेंगे, तो n जो है वो लास्ट 3 हो जाएगा। 3 किसके लिए होता है? एफ के लिए सर एफ के लिए होता है, बिल्कुल ठीक। बाकी 0 1 2 वही सेम ऊपर आ गए SPD के लिए। तो ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर यस सर जो है हमारे पास हो गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर।
और इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर n की वैल्यू 1 है तो देयर इज ओनली वन सब लेवल, n की वैल्यू 2 है तो देयर आर टू सब लेवल्स, n की वैल्यू 3 है तो देयर आर थ्री सब लेवल्स, n की वैल्यू 4 है तो देयर आर फोर सब लेवल्स। ठीक है, सब एनर्जी लेवल्स उतने ही बढ़ते जाएंगे जितनी n की वैल्यू होगी, तो उसके हिसाब से ये सब एनर्जी लेवल्स जो हैं ये ज़्यादा होते जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज जो हैं वो -L2 प्लस L जो हैं वो होती हैं। -L2 प्लस L के हिसाब से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी, अब ये इसमें देखना होगा आपको। अगर L आपके पास 0 है तो फिर आपके पास ये वैल्यू है s ऑर्बिटल की, और इसके लिए हमारे पास जो है m क्या हो जाएगा, m की वैल्यू भी जीरो 0 होगी। यहाँ पर हमारे पास जो है 0 का मतलब होगा देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, वन वन वैल्यू, ओरिएंटेशन। वन ओरिएंटेशन, तो एक ओरिएंटेशन और एक ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये शो करती हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, कि नंबर ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो एस डी जनरेट नहीं होता, एस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है। अब अगर हम देखते हैं इसके लिए पी के लिए, हम देखते हैं कि पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 वन 1 वन है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, माइनस का सर 1, -1 और उसके बाद प्लस माइनस प्लस वन जीरो वन प्लस जीरो जीरो प्लस 1 3 हो जाएंगे। प्लस 1 भी हो जाएगा। ये तीन वैल्यूज हो गई। तीन वैल्यूज का मतलब कि इसमें पी में तीन डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, थ्री डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, किस तरह से, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन ऑर्बिटल्स हो गए हैं। जी आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। इसके बाद फिर ये तीन ऑर्बिटल समझ में आ गया आपको। यस सर। यस सर यस सर इसके बाद हम देखते हैं डी में, डी की वैल्यू क्या नजर आती है हमें, 2 डी की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 2 2 मिलती है वैल्यू। तो 2 के हिसाब से हमारे पास होगा -2 -1 -1 जीरो जीरो प्लस 1 प्लस जीरो प्लस प्लस 0 2 +1 +2 +1 एंड +2, बिल्कुल ठीक। हम ऐसे आपसे पूछ रहे थे आपको जगाने के लिए कि 0 माइनस का प्लस का, और 0 माइनस प्लस का होता ही नहीं है, आपको पता है क्या। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई, 5 5। तो डी में 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है। इस तरह से एफ की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, 3 3 मिल रही है एल के लिए। तो इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -3 -3 -2 -1 -0 वेरी गुड। +3 ये इस तरह से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, -3 से +3 तक, और 0 से होते हुए जाएंगे हम। तो ये हमारे पास जो है 7 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितनी वैल्यूज है हमारे पास, ओनली 2 वैल्यूज हैं। एक क्लॉकवाइज हो जाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज दो ही स्पिन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो अगर हम उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रखेंगे तो वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। लेकिन अगर 2 ऑर्बिटल डिफरेंट हैं, इक्वल एनर्जी वाले, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन दोनों की स्पिन जो है वो सेम होगी, ये पैरेलल स्पिन के साथ। जब भी इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करेगा ऑर्बिटल को तो उसकी स्पिन जो है वो पैरेलल होगी, और जब वो पेयरिंग में ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी स्पिन अपोजिट होगी। एंटी पैरेलल। तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल की जो शर्त है वो आपको याद होनी चाहिए कि विद इन एन ऑर्बिटल इफ
two electrons are present, then their spin will be opposite or anti-parallel. If two electrons are present in different orbitals, then their spin will be parallel or same spin. आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा और इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि कल के जो हमारे MCQs होंगे, कल हमारी क्लास इंशाल्लाह होगी। अगर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, अगर मैं नहीं गया तो कल मैं क्लास लूँगा, और अगर कल चला गया तो फिर कल क्लास नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो कल जो है कोशिश करिए क्लास को रखें, और कल की क्लास में फिर आपको इससे रिलेटेड MCQs देंगे, वो आपको करने होंगे। कर लेंगे आप? Okay, sir. यस ठीक सर। है, ठीक है। हमारा टाइम एंड हो रहा है, जस्ट फ्यू सेकंड्स हैं हमारी मीटिंग एंड होने में। हम यहाँ पर एंड करते हैं।